दोस्तों नमस्कार। अभी जैसा कि आप जानते हैं जो एसआईआर कार्यक्रम चल रहा है, मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम। इसमें जो बीएलओ होता है, चुनाव आयोग का एक कार्मिक, जो आपको अपने घर पे लाके आपको एक फॉर्म देता है। आज के इस वीडियो में हम उस फॉर्म को भर के और आपको दिखाएंगे कि इसे प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से कैसे भरा जाता है। तो ये एक तरह का फॉर्म है जो आपको मिलेगा इस तरह का। तो इस फॉर्म में क्या होगा, सबसे ऊपर जो है वो आपका नाम होगा, साथ में आपके परिचय पत्र के नंबर होगा और यहाँ एड्रेस होगा, साथ में क्रम संख्या वगैरह, भाग संख्या कौन सी है, आपकी विधानसभा कौन सी है, राज्य कौन सा, ये होगा। यहाँ ये क्यूआर कोड होगा, जो इसको यदि कोई स्कैन करेगा बीएलओ तो वो पूरी आपकी जानकारी जो उसके पास है वो आ जाएगी। यहाँ आपका जो मतदाता सूची है उसमें जो फोटो है वो यहाँ लगा होगा। यहाँ पास में फोटो चिपकाने के लिए जगह होगी। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपका जो नवीनतम फोटो है वो यहाँ पर चिपकाना है। उसके बाद जो कॉलम है वो कैसे भरेंगे, तो बात करें सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है जन्म तिथि। यानी कि ये जो जन्म तिथि है वो आपको दिन DDMMYY के क्रम में, यानी कि पहले दिन लिखना है, फिर महीना लिखना है, फिर साल लिखना है। तो यहाँ जन्म तिथि लिखोगे आप अपनी, जो जिसका फॉर्म है, यहाँ जो नाम है उनकी यहाँ आप जन्म तिथि लिखोगे। मान लीजिए ये दिन हो गए, फिर ये महीना हो गया और फिर ये साल हो गया। इस तरह से आप इसको जन्म तिथि को भरेंगे। फिर जो अगला है वो है आधार संख्या। हालांकि ये वैकल्पिक लिखा हुआ है, लेकिन हमें चाहिए कि हमें जरूर आधार नंबर है वो इसमें लिखने चाहिए। तो यहाँ पर जो ये कॉलम है, जिस व्यक्ति का ये फॉर्म है उसी के आधार नंबर यहाँ पे लिखे जाएंगे। जो 12 अंक है आधार के वो यहाँ लिख दिए जाएंगे। फिर है उसके बाद मोबाइल नंबर, उसी व्यक्ति के जिसके ये फॉर्म है उसके यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है। इसी तरह से जो अगला कॉलम है वो है पिता या अभिभावक का नाम। तो यहाँ पर पिता का नाम आपको लिखना है, जिसका ये फॉर्म है उसके पिता का नाम लिखना है। देखिए यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण बात ये है कि मान लीजिए ये किसी महिला का फॉर्म है और यहाँ महिला है, यहाँ महिला का जो जन्म तिथि वगैरह आ गई, तो क्या महिला के पति का नाम लिखा जाएगा? नहीं, महिला के पिता का ही नाम लिखा जाएगा। जो यहाँ पर जो नाम आएगा वो पिता का आएगा, चाहे महिला ससुराल में रहे, पियर में रहे, कहीं रहे, उसके पिता का नाम यहाँ पे लिखना, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। इसी तरीके से उसके बाद जो उसके पिताजी है उनका नाम जो वोटर लिस्ट में तो कहीं ना कहीं होगा, तो उनका जो एपिक नंबर है, यानी जो उसका परिचय पत्र है, मतदाता परिचय पत्र, उसके ऊपर जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। ये जरूरी नहीं है हो जाए, यदि उपलब्ध हो तो लिख दे, लेकिन नाम जरूरी है, महिला की या पुरुष का जो भी उसके पिताजी का नाम जरूरी है। फिर उससे अगला कॉलम है माता का नाम। यहाँ माता का नाम भी जरूरी है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसकी माता का नाम लिखा जाएगा। और उसके बाद माता का जो एपिक नंबर है, यानी जो माता का मतदाता परिचय पत्र जो बना हुआ है उसका नंबर है वो यहाँ लिखा जाएगा। यदि उपलब्ध है तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। फिर यहाँ जो अगला कॉलम है ना वो है पति या पत्नी का नाम। यानी कि यदि ये महिला का फॉर्म है तो यहाँ उसके पति का नाम आ जाएगा, और यदि पुरुष का फॉर्म है तो यहाँ उसकी पत्नी का नाम आ जाएगा। और यदि वो अविवाहित है तो ये कॉलम खाली रह जाएगा, उसमें कुछ नहीं आएगा। और यदि पति या फिर पत्नी का नाम यहाँ लिख रहे हैं तो उसका यदि एपिक नंबर है, यानी परिचय पत्र का जो नंबर है वो यहाँ लिखेंगे। तो ये तो हो गई सामान्य जानकारी। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सामान्य जानकारी में आपको जन्म तिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, जो जिसका भी फॉर्म है उसके पिता का, माता का नाम लिखना बहुत जरूरी, ये सब चीजें तो है ही है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें आती है जिसको लेकर के लोगों में कंफ्यूजन रहता है वो ये है कि यहाँ क्या भरा जाएगा और यहाँ का क्या भरा जाएगा। तो ये दोनों जो कॉलम है इन दोनों में से एक ही कॉलम भरा जाएगा। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हो, अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण। यानी अंतिम, यानी पिछली बार जो एसआईआर हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 2002 में। तो उस समय की विवरण आपको यहाँ पे लिखना। मान लीजिए ये जिस व्यक्ति का ये फॉर्म है उसकी उम्र ज्यादा है, या फिर कहें कि उसका जो 2002 की जो मतदाता सूची उसमें नाम है, तो इस कॉलम में भरा जाएगा। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, सबसे पहले तो उसके खुद का नाम, जैसे मान लीजिए मैंने ये खुद का नाम लिख दिया।
फिर उसका एफिक नंबर, यदि वो आदमी मान लीजिए 45 साल का, 50 साल का या 80 साल का है, तो उसका जो नाम है वो 2002 की लिस्ट में है ही है, तो यहाँ उसका नाम हो जाएगा, यहाँ एपिक नंबर हो जाएगा। ये भी एपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और फिर रिश्तेदार का नाम, यानी उसके पिता का नाम, पिताजी, और फिर उसके रिश्ते का नाम, यानी वो यहाँ जो रिश्तेदार का नाम, माता, पिता, दादा या दादी, इन चारों में से किसी एक का लिखना है। जो कौन सा, जो 2002 में जिसका नाम था, मान लीजिए ये आदमी 2002 में है, तो फिर ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि खुद का नाम ही है। और फिर रिश्ते में वो क्या लगता है, तो यहाँ पिता है तो पिता लिखिए, दादा है तो दादा लिखिए, माता है तो माता, या दादी है दादी। फिर वह 2002 में जो उस समय की सूची, उस दौरान कौन सा जिला था, अभी हो सकता है वर्तमान में कोई नया जिला बन गया हो, जिले चेंज हो गया हो, कोई सीमा चेंज हो गई हो, तो यहाँ जिला वही लिखना है जो 2002 में जिला था। और यहाँ पर राज्य का नाम, फिर यहाँ पर लिखना है आपको विधानसभा का नाम। यहाँ पर काफी ध्यान रखें, आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि 2002 में जो आपकी विधानसभा थी उसका नाम यहाँ पर लिखना है। और उसके नाम के साथ उसका जो क्रमांक है, विधानसभा का क्रमांक भी साथ में होता है, वो क्रमांक यहाँ पर आपको लिखना है। वो क्रमांक यहाँ पर लिखना है। उस समय 2002 में विधानसभा का क्रमांक कौन सा है, मतलब कौन से नंबर की विधानसभा, मान लीजिए 200 विधानसभा थी कुल, तो उसमें से यदि आपकी 125वीं थी तो यहाँ 125 आ जाएगा। और फिर यहाँ आ जाएगा बूथ संख्या, जो भाग संख्या ने, इसका मतलब है आपके विधानसभा का कौन सा बूथ था 2002 में। तो मान लीजिए 120 है या 40 है या 10 है या 5 है, तो यहाँ आपको उसका नाम लिखना है। और फिर उस लिस्ट में आपका नाम किस नंबर पे था, मान लो 478वें नाम पे था, तो वहां पर आप वो क्रम संख्या लिख देंगे। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही बीएलओ जब फॉर्म वापस लेकर के उसे ऑनलाइन करेगा ना, तो ये नंबर लगाते ही ये जो आपकी पुरानी जानकारी है वो ऑटोमेटिक उसके सामने आ जाएगी। ये तो हो गया पुराने लोगों के लिए। अब यदि कोई ऐसा है, मान लीजिए महिला वगैरह है, जो जिसकी, या पुरुष कोई भी हो, जिसका जो है वो 2002 में नाम नहीं था, उसके बाद नाम ऐड हुआ है, मान लीजिए 40 वर्ष, लगभग हम ये मान के चलें कि 40 वर्ष के आसपास या उससे कम के जो लोग हैं, उन सब के लिए जो है वो ये कॉलम भरा जाएगा। इस कॉलम में क्या है, इस कॉलम में उस खुद का तो नाम आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका तो नाम उसमें था नहीं 2002 की लिस्ट में, वो छोटा है, इसलिए उस रिश्तेदार का विवरण आपको लिखना है जिसका नाम 2002 में था। यानी 2002 में जो एसआईआर हुआ था, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम हुआ था, उसमें जो आपके रिश्तेदार का नाम था वो लिखना है। रिश्तेदार कौन सा, माता या पिता या दादा और दादी, इन चारों में से। मान लीजिए आपके पिताजी का नाम था, तो यहाँ आपके पिताजी का नाम आपको लिख देना है 2002 की सूची के अनुसार। फिर उस आपके पिताजी का जो नाम था, तो उनका जो परिचय पत्र बना हुआ था, वो उसका नंबर है, वो यहाँ आपको लिख देना है। हालांकि ये वैकल्पिक है, मिल जाता है तो आप लिख दीजिए। फिर रिश्तेदार का नाम, यानी कि इनके रिश्तेदार का नाम, जैसे यहाँ आपने यदि पिताजी, आपके पिताजी का नाम लिखा है, तो यहाँ आप उनके दादाजी का, आपके दादाजी का यानी पिताजी के पिताजी का नाम लिखोगे। और फिर यहाँ रिश्ते में सिर्फ रिश्ते का रिश्तेदार नहीं लिखना है, जो ये रिश्तेदार है उसका रिश्ता नहीं लिखना है, बल्कि ये जो नाम है इनका आपके साथ रिश्ता क्या है। ये आपके पिताजी है तो यहाँ आप उनका पिताजी लिख दीजिए, दादाजी है तो यहाँ दादाजी का नाम लिख दीजिए। इसी तरह से माता और पिता का नाम, दादा और दादी का नाम हो जाएगा। फिर अब वही जो पुरानी बात थी कि उस समय जिला कौन सा था, उस समय राज्य कौन सा था, और उस समय आपकी विधानसभा कौन सी थी, वो इसमें आ जाएगी। और फिर उसी तरह से यहाँ विधानसभा के नंबर कौन से थे, उस समय आपका बूथ नंबर कितना था यानी भाग संख्या, और उस लिस्ट में आपका नंबर कितने नंबर पर था, वो यहाँ पर लिख करके यहाँ आपको अपने साइन कर देने। दो फॉर्म आपको मिलेंगे, उन दोनों में से एक फॉर्म पर यहाँ जो बीएलओ के साइन है, बीएलओ साइन करके एक फॉर्म आप रख लीजिए। कुछ कम से कम ये मान के चलिए कि 4-5 महीने तक आप उसे सुरक्षित रखिए। आपका नाम कट जाए, कुछ इधर उधर हो जाए, तो आप बता सको कि भाई हमने ये फॉर्म जमा करवाया था बीएलओ की रिसिप्ट के साथ। ये एक कॉपी आप अपने पास रखिए और एक कॉपी बीएलओ को वापस जमा करवा दीजिए। तो ये इस तरह से पूरा फॉर्म है, वो बहुत आसानी से भर कर आप जमा करवा सकते हैं। आशा करूंगा आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।